हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। एक कहानी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो पहले कहानी क्या है, कहानी को देखो। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह गुफा से बाहर आया और किसी जानवर की तलाश करने लगा। उसे दूर पेड़ के नीचे एक खरगोश दिखा। खरगोश पेड़ के नीचे छाया में मस्त खेल रहा था। वह खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। ये स्टोरी हो गई। ब्लैक बोर्ड में मेरे बहरहाल इतना ही आया है। इस स्टोरी का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब इस स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इस स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए सब दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल में एक शेर रहता था। इसका ट्रांसलेट रहता था। तो था ती थे। ये कौन सा टेंस हो गया? कौन सा टेंस के वाक्यों के अंत में था ती थे आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में था ती थे आते हैं। तो टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें कर्ता नहीं है। कर्ता वो होता है किसी वाक्य में काम को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है तो स्कूल जाने का काम कर रहा है राम, तो राम में कर्ता हो गया। लेकिन इस वाक्य में कर्ता नहीं है। तो जब वाक्य में कर्ता ना हो और एक नाउन दूसरे नाउन के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हो तो वहाँ पे देयर का यूज करते हैं। समझे? टेंस है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। देयर का फार्मूला लगा दो तो सब्जेक्ट जो है उसके स्थान पे देयर आ जाएगा। देयर। अब लिव मतलब रहना, तो लिव का सेकंड रूप लिव्ड। देयर लिव्ड लायन। देयर लिव्ड लायन इन एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। समझे? जैसे मेरे जेब में 10 रुपये हैं। जैसे मेरे जेब में 10 रुपये हैं तो यहाँ मेरे जेब में 10 रुपये हैं, इसका ट्रांसलेट करना है। इसमें भी कर्ता नहीं है। तो जब वाक्य में कर्ता ना हो, एक नाउन दूसरे नाउन के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हो, तो इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेट देयर से करते हैं। मेरे जेब में 10 रुपये हैं। देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट। समझे बात को? पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। इस वाक्य का, इस सेंटेंस का हमें ट्रांसलेट करना है। तो एक दिन उसे बहुत भूख लगी ऐसे बोल दो, या इस वाक्य को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक दिन उसने बहुत भूख फील किया। एक दिन उसने अपने पेट में बहुत ज़्यादा भूख को फील किया। समझे? जब गर्मी लगती है तो गर्मी ऐसा तो नहीं कि शरीर के किसी हाथ में ही लगती है, यहाँ लगी यहाँ लगी वहाँ लगी यहाँ लगी यहाँ लगी, ऐसा तो गर्मी लगती नहीं है, पूरे बॉडी में लगती है। और उसको इंसान फील करता है, देख नहीं सकता। गर्मी को देख सकता है कोई? सर्दी को देख सकता है? नहीं देख सकते, उसको फील करते हैं। क्या करते हैं? फील, अनुभव करते हैं। तो इस तरीके से एक दिन उसे बहुत भूख लगी, इसका मतलब कि एक दिन उसने बहुत भूख को फील किया, अनुभव किया। उसने फील किया, उसने अनुभव किया कि उसे भूख लगी है। समझे? तो इसका ट्रांसलेट कैसे हो जाएगा? इस तरीके से वन डे एक दिन। ही, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे? देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में था ती थे, है ना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में था ती थे या आ ई ए की मात्राएं आती हैं।
बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा आती है उस वाक्य के लास्ट में। गया, सोया, खाया पिया, गई, सोई, खाई पी, गए, सोए, खाए पिए, ये सब पास्ट इंडिफिनिट है। तो लगी, भूख लगी, तो लगी बड़ी की मात्रा आ रहा है तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया, समझे, पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव है, तो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव का फार्मूला चेप दो, समझे। चेप का मतलब होता है गलत तरीके से लगाना, लेकिन हम गलत तरीके से नहीं लगा रहे हैं, हमको चेपना नहीं है, हमको सिर्फ लगाना है। तो एक दिन उसे बहुत भूख लगी, वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन की इंग्लिश वन डे। ही, फील का सेकंड रूप फेल्ट, ही फेल्ट, वन डे ही फेल्ट वेरी एंग्री, वेरी मतलब बहुत, एंग्री मतलब भूख, एक दिन उसने बहुत भूखा महसूस किया, ठीक है। नेक्स्ट, वह गुफा से बाहर आया, वह गुफा से बाहर आया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है। संयोग से सारे पास्ट इंडिफिनिट का ही सेंटेंस मिल रहा है। वह गुफा से बाहर आया, आया, समझ रहे हो ना कैसे पास्ट इंडिफिनिट है, ऊपर जैसे बताया वैसे ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, समझे। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाके ट्रांसलेट मैंने बताया है, सेंटेंस बताया है, उसमें पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस बताया है, उसको देखो। वह गुफा से बाहर आया, आया पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव है, पास्ट अफर्मेटिव का फार्मूला लगा दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो वह गुफा से बाहर आया, ही कम का सेकंड केम, ही केम आउट ऑफ द केव, केव मतलब गुफा, समझे। ही केम आउट ऑफ द केव, ही केम आउट ऑफ द केव, वह गुफा से बाहर आया और किसी जानवर की तलाश करने लगा, और किसी जानवर की तलाश करने लगा, लगा, लगी, लगे, ये पास्ट इंडिफिनिट नहीं है, समझे। ऊपर के तीनों तो पास्ट इंडिफिनिट थे, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट नहीं है, समझे। ये पास्ट इंडिफिनिट नहीं है, ये है लगा, लगी, लगे। जब हिंदी वाक्यों के अंत में लगा, लगी, लगे आता है तो उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, बिगिन टू। जब हिंदी वाक्यों के अंत में लगा, लगी, लगे आता है तो उसका ट्रांसलेट बिगिन टू से करते हैं। जैसे वह हंसने लगा, ही बिगिन टू लाफ, वह रोने लगा, ही बिगिन टू वीप, समझे। बिगिन टू या स्टार्टेड, बिगिन टू लगा सकते हैं, बिगिन टू से कर सकते हैं या स्टार्टेड से कर सकते हैं, समझे। जैसे वह हंसने लगा तो मतलब उसने हंसना स्टार्ट कर दिया, ही स्टार्टेड टू लाफ, वह रोने लगा, ही स्टार्टेड टू वीप, समझे। चाहे बिगिन टू से करो चाहे स्टार्टेड से करो, बात एक ही हुआ, समझे। तो वह किसी जानवर की तलाश करने लगा, वह किसी जानवर की तलाश करने लगा, एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम एनिमल्स, समझे। स्टार्टेड से होगा, ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम एनिमल्स, ये हो गया। उसके आगे उसे दूर पेड़ के नीचे एक खरगोश दिखा, उसे दूर पेड़ के नीचे एक खरगोश दिखा, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है। दिखा अफर्मेटिव, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव का फार्मूला लगा दो। ये मतलब सोचना कि मैं पास्ट इंडिफिनिट का ही सारा बता रहा हूँ, पास्ट इंडिफिनिट में टेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, समझे। उसे दूर पेड़ के नीचे खरगोश दिखा, तो पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव का फार्मूला लगा दो, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ही सा, सी मतलब देखना होता है, सी मतलब देखना, सा सेकंड रूप, सी सा सीन, सी सा सीन, सी पहला, सा दूसरा, सीन तीसरा रूप, सी सा सीन। तो ही सा ए रैबिट,
ही सा ए रैबिट, उसने खरगोश देखा। कहाँ देखा? अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। दूर, फार अवे, अवे मतलब दूर, समझे। उसके आगे, वह पेड़ की छाया में मजे से खेल रहा था। वह पेड़ की छाया में मजे से खेल रहा था। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस आया है। अभी तक तो पास्ट इंडेफिनिट आ रहा था, पास्ट इंडेफिनिट आ रहा था, लेकिन अब ये पहली बार जो है इस स्टोरी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है। कौन सा टेंस आया है? पास्ट कंटिन्यूअस। वह पेड़ की छाया में मजे से खेल रहा था। खेल रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, ये किस टेंस के वाक्यों के अंत में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, समझे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस के फार्मूला लगा दो। पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो वह मजे से खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग हैप्पीली, ही वॉज प्लेइंग हैप्पीली। पेड़ की छाया में, पेड़ की छाया, तो पेड़ की छाया जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का स्टेट बैंक, भारत का स्टेट बैंक, यहाँ संबंध व्यक्त हुआ है। पेड़ का छाया का, पेड़ का छाया का संबंध व्यक्त हुआ है कि हाँ पेड़ की ही छाया। आप लगेगा जैसे स्टेट बैंक, भारत का स्टेट बैंक, स्टेट बैंक का भारत के साथ संबंध हुआ है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ठीक इसी तरह ये भी हो जाएगा, ऑफ लगेगा। इन द शैडो, शैडो मतलब छाया, इन द शैड्स ऑफ द ट्री, ऑफ लगेगा ऑफ द ट्री, समझे। जो नहीं समझ में आता है कमेंट में पूछो, समझे। उसके आगे, शेर खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। शेर खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे ऊपर सारे पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का फार्मूला लगा दो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट क्या है? शेर, द लायन, द लायन। मुंह, मुंह मतलब होता है हिलना, क्या होता है? मुंह मतलब होता है हिलना, हिलल डुलना। जैसे मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब होता है, मोशन मतलब होता है हिलना डुलना, मोशनलेस का मतलब होता है जो हिले ही ना। जैसे मैं ऐसे बढ़ गया है, बढ़ गया, ऐसे हिल नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा हूँ। मेरा मुंह हिल रहा है, मेरा दांत हिल रहा है, मेरे होंठ हिल रहे हैं, मैं नहीं हिल रहा हूँ, तो मैं मोशनलेस हूँ। आई एम इन मोशनलेस, बट माई माउथ इज नॉट मोशनलेस, माई टीथ इज नॉट मोशनलेस, माई लिप्स इज नॉट मोशनलेस, ओनली आई एम इन मोशनलेस। अंडरस्टैंड, समझे। तो इसलिए मुंह का होता है, मुंह का मतलब होता है हिलना, और हिलना का सेकंड रूप, मुंह का सेकंड मूड। तो मूड मतलब मूव किया, आगे मतलब बढ़ा, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, मतलब वो आगे की ओर हिला, समझे। तो द लायन आगे की ओर बढ़ा। टू कैच द रैबिट, खरगोश को पकड़ने के लिए। टू कैच ये वो है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, समझे। जब वाक्य में, जब किसी वाक्य में दो वर्ब आता है, जब किसी वाक्य में दो वर्ब आता है तो लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब होता है, लेकिन जो बीच में वर्ब आता है वो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव या जेरेंट से उसका ट्रांसलेट करते हैं। तो उस वर्ब के बीच वाले वर्ब का ट्रांसलेट चाहे आईएनजी लगा दो, चाहे उसके पहले टू लगा दो, टू कैच, समझे बात को। तो द लायन मूव्ड फॉरवर्ड टू कैच,
द रैबिट खरगोश को पकड़ने के लिए, टू कैच मतलब पकड़ना, पकड़ने के लिए, रैबिट वो खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। द लायन मूड फॉरवर्ड टू कैच द रैबिट। उसके आगे खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। अब वो भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ करेगा। देखा ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला लगा दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। द रैबिट सा, रैबिट खरगोश ने देखा ना, खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। तो द रैबिट सा द लायन कमिंग टुवर्ड हिम। टुवर्ड माने की ओर, हिम मतलब अपनी, हिम मतलब अपनी, अपनी ओर। इसमें भी दो वर्ब है। खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। एक आना एक देखना, आते हुए देख रहा है। एक आना दो वर्ब है, एक आना है और एक देखना है। तो देखना जो सबसे लास्ट में होता है वो मेन वर्ब होता है, देखना ये मेन वर्ब है। अब आते हुए तो ये है इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, समझे। तो द रैबिट सा द लायन कमिंग टुवर्ड हिम, खत्म। जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो, समझे।